नमस्कार बच्चों, दिल्ली कैंपस उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं कोटद्वार से अमित भगत। बच्चों, आज हम लेके आए हैं अपनी नाउन की पहली क्लास। जी हाँ बच्चों, नाउन की आज हम पहली क्लास पढ़ेंगे। बैठ जाइए सभी और मुझे बता दीजिए सभी को बोर्ड चमक रहा है, एकदम क्लियर है? जी राहुल, सभी बैठ जाइए आराम से। गुड मॉर्निंग। नाउन की हम पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, तो मैं लिख देता हूं बोर्ड पर नाउन। ये आपका मैंने बोर्ड पर लिखा है नाउन, आप भी लिख लीजिए बच्चों। चलिए थोड़ा बड़ा मैं इसको लिख देता हूं और अच्छा चमक जाएगा आपको। ये लिखा है बच्चों नाउन, आप भी लिख लीजिए जल्दी से। जब हम नाउन की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। कितने बच्चों को यहाँ पर पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। बिल्कुल ठीक, नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। एक और एक्यूरेट मैं आपको इसकी डेफिनेशन देने वाला हूँ, आप बताइए आप अपनी तरफ से। रवि बता रहा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी गुड। ये वो किताबी आपकी डेफिनेशन है जो आपने कभी बचपन में याद की होगी और आज तक आपको यही याद है। चलिए, अगर आप बता रहे हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो मैं आपके बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। आप मुझे बताना कि जो मैं वर्ड अंडरलाइन करूँगा वो नाउन है या नहीं है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके बोर्ड पर बच्चों। ये एक सेंटेंस मैंने आपके बोर्ड पर लिखा और यहाँ मैंने इस ऑनेस्टी जो ये शब्द लिखा है इसको अंडरलाइन किया और आपसे पूछा कि बच्चों बताइए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबसे पहली बात, ये जो डिफेंस का बैच है आपका बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें नाउन या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्ज़ाम देता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एग्ज़ाम देता है। नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। अभी हम आगे समझेंगे कि नाउन क्या होता है और ये नाउन आता कहाँ से है। तो सबसे पहले आप मुझे नाउन की थोड़ी सी डेफिनेशन जो आप बता रहे थे वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमें नाउन शुरू करना है। ऑनेस्टी। अब मेरे बच्चों ये बताइए कि ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन है या इसकी कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है? देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज क्यों? अच्छा, एक और मैं शब्द लिख रहा हूँ जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मैंने एक ये लिखा और यहाँ मैंने आपसे पूछा ये एक्सपीरियंस नाम का जो शब्द लिखा है यहाँ पर, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कंफ्यूज है इसमें भी। चलिए और देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ये लिखा है मैनेजमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब मुझे आप बताइए, ये जो मैनेजमेंट नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, मैनेजमेंट नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैनेजमेंट क्या है? यहाँ भी कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज बच्चों आप इसलिए हैं क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है, जो बुकिश आपकी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। वो आपकी डेफिनेशन ही आपको क्या कर रही है बच्चों? कंफ्यूज कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ नाउन क्या होता है। नाउन हर वो शब्द नाउन होता है, हर वो चीज़ नाउन है जो आपके सराउंडिंग्स में है, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आप देख सकते हो। नाउन इज एवरीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, टच्ड एंड सीन। समझे बच्चों? नाउन इज एवरीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, सीन एंड टच्ड। राइट? अब देखिए, ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा था, आप इसको नाउन क्यों नहीं बता पा रहे थे? क्योंकि आप नाउन जो डेफिनेशन आप मुझे बता रहे थे वो ये बता रहे थे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, ये ऑनेस्टी जो होती है, ना ही ये किसी स्थान का नाम है, ना ही ये कोई वस्तु होती है और ना ही ये कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है? ऐसे ही यहाँ एक्सपीरियंस जो है, ये ना ही कोई व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी स्थान का नाम है और ना ही किसी वस्तु का नाम है।
अब ऐसे ही आपका मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जो है ये ना ही किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी स्थान का नाम है, और ना ही किसी थिंग का नाम है। वेरी गुड। तो है क्या ये बच्चों? मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई ना, नाउन इज अ नेम, नाउन इज एवरीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, सीन एंड टच्ड, राइट। तो जिस चीज़ को हम फील कर पा रहे हैं वो भी तो नाउन होता है, जिस चीज़ को हम फील कर पा रहे हैं वो भी तो नाउन होता है, जिसको हम फेल्ट ओनली कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल्ट ओनली। ऐसे नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली, ऐसे नाउन दैट कैन बी फेल्ट ओनली। तो देखिए यहाँ पर जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को आप क्या करेंगे? ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ नाउन। और यहाँ अगर एक्सपीरियंस की बात करें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे एक्सपीरियंस को क्या कर पा रहे हैं बच्चों? फील कर पा रहे हैं, सो दिस इज अ नाउन, राइट। ऐसे ही मैं अगर कहूँ आपसे मैनेजमेंट, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखा, अच्छा मैनेजमेंट देखा, ठीक है, तो मैनेजमेंट को आपने क्या किया? फील किया, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। फेल्ट ओनली में नाउन आते हैं ये, और इनकी कैटेगरी क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे। 5 नाउन होते हैं ना बच्चों हमारे, तो वो हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले आपकी जो शुरुआती बीमारी थी डेफिनेशन, तो वो मैंने आपकी सबसे पहले सुधारी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमें करना क्या है? नाउन करना है। तो बच्चों नाउन को करने के लिए, नाउन को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि नाउन आता कहाँ से है। तो देखिए, नाउन को जो हम सीखेंगे, हम कितने पार्ट्स में नाउन को सीखने वाले हैं, कितने टॉपिक्स हमारे नाउन में आने वाले हैं, वो मैं आपको सबसे पहले लिखवा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले अगर हम नाउन को सीखेंगे तो नाउन का हमें पता होना चाहिए कि नाउन आता कहाँ से है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर वे टू नाउन। क्या लिखूंगा बच्चों में? वे टू नाउन। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है नाउन को सीखने में। क्या है बच्चों? वे टू नाउन। क्या है बच्चों ये? वे टू नाउन। अगर मैं दूसरे टॉपिक की आपकी बात करूं तो दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है, जो हम नाउन में पढ़ेंगे, नाउन को किस प्रकार से सीखा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो मैं वही पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ। फिर इनको 1 बाय 1 हम सीखना शुरू करेंगे बच्चों। पहला क्या है आपका? वे टू नाउन। नाउन तक हम पहुँचेंगे कैसे? नाउन है क्या वास्तव में? नाउन वास्तव में है क्या? कहाँ से आता है? ये हमें सीखने को यहीं से मिलेगा। नाउन तक हम कैसे जाएंगे? दूसरा है आपका नाउन आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है बच्चों यूज ऑफ नाउन। तीसरा है बच्चों यूज ऑफ नाउन। तीसरा है यूज ऑफ नाउन। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? तो फोर्थ रहने वाला है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। फोर्थ हमारा बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम फिफ्थ की बात करें बच्चों, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। अब बच्चों मैंने काइंड्स और टाइप्स में क्या अंतर होता है? देखिए, आपके 5 होते हैं तो मैंने उनको काइंड्स लिख दिया है। आपके 2 प्रकार काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं, मैंने उनको टाइप्स लिख दिया। वैसे कोई अंतर इन दोनों शब्दों में नहीं। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 2 3 4 5 6। जो 6th आपका पॉइंट है वो रहेगा बच्चों आपका नाउन कंपाउंड। ये आपका 6th हो गया। और अगर मैं बात करूं 7th जो आपका पॉइंट है, 7th पॉइंट जो है आपका बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ये आपका 2nd, ये 3rd, 4th, 5th एंड दिस वन इज 6th। 7th आपका होगा नाउन कंपाउंड के बाद नाउन यूनिट। नाउन यूनिट आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों? नाउन यूनिट। इसके बाद 8th आपका आएगा नाउन यूनिट के बाद नाउन केस। क्या है बच्चों आपका? नाउन केस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो 9th है आपका वो है आपका नाउन वोकैब। ये आपके नए जो 9 आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये नाउन में आपके आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1।
तो चलिए बच्चों आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपका है वे टू नाउन, दूसरा है नाउन आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है यूज़ ऑफ नाउन, आपका फोर्थ है काइंड्स ऑफ नाउन, फिफ्थ है टाइप्स ऑफ नाउन, नेक्स्ट वन इज नाउन कंपाउंड, नाउन यूनिट, नाउन केस एंड देन नाउन वोकैब। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप इसको आराम से। लिख लिया। चलिए सबसे पहले अब हम शुरुआत करेंगे, ये हटा देता हूँ मैं सब। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वे टू नाउन से। कैसे करेंगे बच्चों? वे टू नाउन। वे टू नाउन का मतलब होता है कि अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन तक हम पहुँचेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ हमारी ये समझ में आनी चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, ये जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, ये क्या है? वेरी गुड, ये है एक लैंग्वेज। क्या है बच्चों? ये है एक लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं, छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे कि सबसे पहले जब हमें इस भाषा की जो हम सीख रहे हैं, इस भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ये भाषा ही नहीं थी या दुनिया में कोई भी भाषा नहीं थी, तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या होगा? सबसे पहला जो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, ये बताइए आप। देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हम इशारे करके, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम चिल्ला के या बोल के, आवाज़ निकाल के, ध्वनि निकाल के हम बातें किया करते थे, मतलब कम्युनिकेट किया करते थे। तो बच्चों जो आप बता रहे हैं ना कि सबसे पहला जो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो था साउंड। क्या था? साउंड। हम चिल्लाते थे, हम केवल आवाज़ निकालते थे और आवाज़ ही हमारा क्या था? सबसे पहला सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले भाषा तो थी नहीं, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? साउंड से ही करते हैं। कहाँ से करते हैं बच्चों? शुरुआत साउंड से करते हैं। कैसे करते हैं? साउंड से। अब जो भाषा हम सीख रहे हैं बच्चों, इंग्लिश भाषा, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इंग्लिश भाषा में कितने साउंड्स होते हैं? कितने साउंड्स होते हैं इंग्लिश भाषा में बच्चों? देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं 26। यही तो गलती करते हैं आप लोग चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ते और फिर इन्हीं चीज़ों से आपको क्या होता है? धोखा होता है। आप आज सही जगह पर बैठे हुए हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साउंड जो होते हैं ना इंग्लिश भाषा में, वो होते हैं बच्चों 44। हमारे पास 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश भाषा में। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बच्चों? बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक अपना क्लियर करके नहीं चलेंगे तो आगे आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है, किसी ना किसी जगह पर आपको धोखा मिल सकता है। देखिए ये जीवन है, एक सफ़र है, क्या पता आपको कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, है ना? तो आप अगर किसी भाषा को सीख रहे हैं, मीन्स इंग्लिश को ही आप सीख रहे हैं मेरे से, तो शुरुआत से आप सीखते चलें, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता आपको कहीं ना कहीं पड़ सकती है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। बच्चों अब अगर मुझे पूछना हो आपसे कि ये जो साउंड है, इसमें इनको हमने साउंड को दो भागों में बांटा दो भागों में बांटा। अब इन साउंड को हमने दो भागों में बांटा तो उसका भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि हमने साउंड को दो भागों में बांटा। तो जिन दो भागों में हमने साउंड को बांटा, जिन दो कैटेगरी में हमने साउंड को बांटा, वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी क्या है बताइए बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक। एक तो है आपका कंसोनेंट और दूसरा है बच्चों आपका वॉवल। दूसरा क्या है आपका? वॉवल। दूसरा क्या है आपका? वॉवल। वेरी गुड। दूसरा है आपका बच्चों वॉवल। पहला है कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या है बच्चों? आपका वॉवल है। ठीक है बच्चों, अब मुझे आप एक बात बताइए, ये आपका एक तरफ हो गया आपका कॉन्सोनेंट और एक तरफ हो गया आपका वॉवल। ये आपका वॉवल है और ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। वॉवल है और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। आप मुझे बताइए कि वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको दो भागों में बांटा तो कितने साउंड वॉवल होते हैं और कितने साउंड कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप अगर वॉवल साउंड की बात करेंगे तो वॉवल साउंड बच्चों हमारे पास होते हैं कितने? 20। कितने होते हैं? 20। और अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास होते हैं 24। कितने होते हैं बच्चों? 24। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब हाँ क्या 5 होते हैं वॉवल साउंड? बेटा वो साउंड नहीं होते, वो अभी हम आगे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। यही तो दिक्कत है ना बच्चे।
आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक जो पढ़ा वही आप मुझे बता रहे हैं। साउंड को आपको किसी ने साउंड के बारे में बताया ही नहीं पहले, तो आप साउंड को समझेंगे ही कैसे? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ मैंने आपको बताया कि कंसोनेंट जो होते हैं, कंसोनेंट जो होते हैं हमारे पास, कंसोनेंट जो होते हैं वो होते हैं 24। और अगर हम वॉवल की बात करें तो वॉवल जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 20। अब मुझे एक बात बताइए, ये वॉवल क्या होता है और कंसोनेंट क्या होता है? हमने इनको दो कैटेगरी में बांटा, वॉवल और कॉन्सोनेंट। अब मेरे पास एक सवाल आपके लिए है कि वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है? मात्राओं को कहते हैं वॉवल और जो व्यंजन होते हैं उनको कॉन्सोनेंट। तो बेटा ये तो इसकी हिंदी हो गई, आपने हिंदी मुझे बता दी। मैं पूछ रहा हूँ कि होते क्या हैं? सार्थक, चलिए मैं आपको बताता हूँ वॉवल क्या होता है। देखिए बच्चे, ये हमारा क्या है? वोकल कोड है। क्या है बच्चे? ये वोकल कोड। जब भी आप साउंड करते हैं, जब भी आप साउंड अपने मुंह से निकालते हैं, अपने गले से साउंड निकालते हैं, तो हमारे गले से हमारे मुंह तक आने और मुंह से बाहर आने तक जो साउंड निकलता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो ये वोकल कोड है, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो इस वोकल कोड से सीधे ही बाहर निकल जाते हैं। उनको बोलने के लिए आपको ना तो लिप्स, ना टीथ और ना ही टंग, इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा ओ, आप भी क्या कह देंगे साथ साथ? ओ। तो ओ यहाँ से वोकल कोड से सीधे ही बाहर निकल गया एक सीधी हवा के साथ। उस हवा को किसी भी जो अंदर हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, किसी भी रेस्ट्रिक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा, मीन्स वो सीधे ही वोकल कोड से बाहर आ गई। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको वोकल कोड से बाहर, मुंह से बाहर आने के लिए वोकल कोड से शुरुआत होती है और बाहर आने के लिए उन्हें या तो लिप्स या टीथ या टंग की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बोलें बी, तो जैसे आपने बी बोला, तो यहाँ पर बी बोलते समय बच्चों देखो, बी बोलते समय आपके होठ जो हैं ये हरकत कर रहे हैं। तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो वोकल कोड से सीधे बाहर आ जाते हैं और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो बाहर आने के लिए या तो लिप्स या टीथ या टंग का सहारा लेते हैं। तो ये अंतर होता है इन दोनों साउंड्स में, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया, मीन्स इनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है बच्चों, आपको मैं बताऊं, सबसे पहले जब एक छोटा बच्चा साउंड करता है तो वो सबसे पहले वॉवल साउंड करता है। कॉन्सोनेंट साउंड थोड़े टिपिकल होते हैं, उनको बोलने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन वॉवल साउंड जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। ये बच्चा इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा रोता है, आप देखो रोने की कभी आवाज़ सुनना, सीधे ही यहाँ से आवाज़ आएगी और वो हमेशा ही क्या रहेगा? वॉवल साउंड रहेगा। जब बच्चा पुकारता है सबसे पहला शब्द ओ, ए, आ, ई, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? वॉवल साउंड ही होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड को बोलने के लिए हमें सीखना पड़ता है, इसलिए बच्चा जो है शुरुआत में वॉवल साउंड ही बोलता है। ठीक है बच्चों, तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्जाम में, इंग्लिश में कितने वॉवल साउंड होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं या कितने साउंड होते हैं। अब जब हम साउंड से आगे बढ़े, थोड़ी सी तरक्की होने लगी, तो थोड़ी सी जो तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुई इंग्लिश में, तो इन साउंड्स को हमने शेप देनी शुरू कर दी। क्या देनी शुरू कर दी बच्चों? शेप देनी शुरू कर दी। इन साउंड्स को हमने क्या किया? शेप देनी शुरू कर दी। जब इनको शेप दी, आकृति दी, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग आकृतियां आपने देखा, तो उन आकृतियों को जो हमने नाम दिया बच्चों, वो नाम दिया लेटर्स का। काय का नाम दिया बच्चों? लेटर्स का। काय का नाम दिया बच्चों? लेटर्स का। आपको पता है काय का नाम दिया हमने? लेटर्स का। अब अगर हम बात करें लेटर्स की, बात करें काय की? लेटर्स की, तो लेटर्स भी हमने दो भागों में बांटे, दो भागों में उनको कैटेगराइज किया गया कि नहीं? वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो ये आपको पता ही है कि हमारे इंग्लिश भाषा में 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं, और उनको हमने जो डिवाइड किया है कॉन्सोनेंट और वॉवल के आधार पर किया है। तो वॉवल कितने होते हैं बच्चों? वॉवल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। तो ये हमने अभी तक सीखा, लेकिन इससे हम अभी तक क्या थे? अनभिज्ञ थे, अनजान थे, अनअवेयर थे। तो चलिए, यहाँ पर हमारी लेटर की बात तो आई गई। अब लेटर को जब एक साथ रखते हैं बच्चों, हम एक साथ रखते हैं, तो हमारे सामने एक शब्द बनता है जिसको हम अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट नाम पर जो अल्फ़ाबेट शब्द है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं, ये जो अल्फ़ाबेट है ना बच्चे, ये अपने आप में ही क्या होता है? ये अपने आप में एक प्लूरल शब्द होता है, एक प्लूरल वर्ड होता है। क्या होता है? प्लूरल मीन्स बहुवचन वर्ड होता है। इस अल्फ़ाबेट में हम कभी भी क्या नहीं सफिक्स कर सकते? एस सफिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में क्या होता है? अपने आप में ही ये एक
प्लूरल कैटेगरी का शब्द है। अब बच्चे इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ क्योंकि ये आपने समझ ही लिया और लिख भी लिया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ और आपको बताना है, इस अल्फ़ाबेट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। जैसे एक सेंटेंस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, therefore he is aware of many alphabets. बच्चों ये शब्द लिखा मैनी अल्फ़ाबेट्स। माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका देयरफॉर ही इज़ अवेयर ऑफ मैनी अल्फ़ाबेट्स। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे बच्चों। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो अल्फ़ाबेट है ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है ये? प्लूरल होता है। तो आप मुझे बताइए, मैंने कहा था कि यहाँ पर एस सफिक्स हम नहीं कर सकते, फिर भी हमने यहाँ एस सफिक्स किया। तो आप मुझे बताएं कि सेंटेंस अपने आप में सही है या गलत है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस आता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेंटेंस आता है हमारे पास या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए या आता है स्पॉटिंग एरर के लिए। तो मान लीजिए एक सेंटेंस आपका आया स्पॉटिंग एरर में आ गया, और स्पॉटिंग एरर में आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पर एरर है ये। तो जैसे आपने सेंटेंस देखा आपको लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि अभी आपने सीखा कि अल्फ़ाबेट एक ऐसा शब्द होता है जिसमें हम एस सफिक्स नहीं करते, मीन्स उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ शब्द नाउन में, नाउन वोकैबुलरी में हम ये सीखेंगे, कुछ शब्द नाउन में ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस लगा दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। समझे आप? यही तो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कंफ्यूज आपको करेंगे उसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब मैंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनमें अगर हम एस सफिक्स कर दें तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इस शब्द का इस अल्फ़ाबेट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग शब्द है और ये एक अलग शब्द है। आई बात समझ में? कैसे है देखो, और ये मात्र एक ऐसा शब्द नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ क्यों बताया आपको? मैंने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ आया ये शब्द अल्फ़ाबेट आया, तो अल्फ़ाबेट के बारे में मुझे आपको बताना भी था। तो यहाँ ये आया आपका शब्द, जैसे मैंने कहा अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। मैंने कहा माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका देयरफॉर ही इज़ अवेयर ऑफ मैनी अल्फ़ाबेट्स। अब एक बात आइए, मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है, तो वो क्या वहाँ की जो वर्णमाला है उससे परिचित होगा या भाषाओं से परिचित होगा? कई सारी, बिल्कुल ठीक। अगर कोई विदेश में रह रहा है, कहीं और रह रहा है, तो एक तो जाहिर सी बात है कि वो भारत में रहता है, भारत की भाषा तो उसको आती ही होगी। अमेरिका में रहता है, वहाँ की भाषा आ गई होगी। अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है, वहाँ की भाषा उसको आई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट का जो मतलब है बच्चों, अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ पर है भाषाओं से। कैसे? भाषाओं से। तो हमने यहाँ ये सीखा, जब भी हम अल्फ़ाबेट में एस सफिक्स कर देते हैं तो वहाँ उसका मतलब वर्णमाला ना होके भाषाएं हो जाता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट जहाँ इसका मतलब वर्णमाला है वहाँ हम इसमें एस सफिक्स नहीं करते, क्योंकि अपने आप में प्लूरल होता है। यहाँ पर क्यों किया? यहाँ पर इसका मतलब चेंज हो गया। यहाँ पर इसका इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब होता है भाषाएं। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ें, चलिए। ये हम पहुंच गए अल्फ़ाबेट तक। तो यहाँ बात चल रही थी हमारे लेटर्स की। काहे की बात चल रही थी बच्चों? लेटर्स को एक साथ रखते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा अल्फ़ाबेट बनता है। बच्चों अब मुझे एक बात बताइए, भाषा में तरक्की हो रही है, हम तरक्की करते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अब ये लेटर्स तो बन के हमारे सामने आ गए। हमें पता चला कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उसमें दो कैटेगरी में हमने उनको बांटा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी है ये, जब भाषा का प्रोग्रेस हुआ और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ तो इन लेटर्स को हमने एक साथ रखना शुरू किया मीनिंगफुल तरीके से। कैसे बच्चों? मीनिंगफुल तरीक़ों से। मीनिंगफुल तरीक़ों से रखने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे जो अल्फ़ाबेट है, आप उनको जो लेटर्स हैं आप उनको जानते ही हैं, जैसे ए हो गया,
B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये हैं। और ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका Z तक चला जाएगा कि नहीं। अब इन लेटर्स को हमने मीनिंगफुल तरीके से एक साथ रखना शुरू किया। जैसे मैंने कहा हैप्पी, तो इस हैप्पी का कोई ना कोई मतलब तो होता है ना। तो इसका मतलब होगा जब इन लेटर्स को हमने मीनिंगफुल तरीके से एक साथ रखा। और एक और तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने रखा PYHAP, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। तो देखिए ये मीनिंगफुल तरीके से हमने लेटर्स को एक साथ नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने मीनिंगफुल तरीके से लेटर्स को एक साथ रखा है। तो जब मीनिंगफुल तरीके से लेटर्स को एक साथ रखते हैं बच्चों, तो हमारे सामने आता है एक वर्ड तैयार होकर, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ड, हिंदी में क्या कहेंगे, शब्द। तो जैसे ही हमने मीनिंगफुल तरीके से इन लेटर्स को एक साथ रखने का काम किया, वहाँ हमारे सामने क्या आ गया, वहाँ हमारे सामने बन के आ गया एक वर्ड। क्या बन के आया बच्चों, वर्ड बन के आया। बात समझ में आई आपको। जैसे अलग अलग तरह के वर्ड होते हैं कि नहीं होते। आज की तारीख में, आज के समय में अगर हम बात करें, तो आप उन वर्ड्स की ही तो नॉलेज ले रहे हो, जो वर्ड्स ये बन के आए हमारे सामने, इन्हीं की तो नॉलेज ले रहे हो। अब क्या हुआ, जब वर्ड्स बन के तैयार होने लगे बच्चों, जब वर्ड्स बन के तैयार होने लगे, तो अलग अलग टाइप के वर्ड्स रहे, तो उन अलग अलग टाइप के वर्ड्स को हमने अलग अलग नाम दे दिया उनको पहचानने के लिए। जैसे मैंने कहा दिल्ली क्या है आपको पता है, एक शहर का नाम है, तो मैंने इसको नाम दिया नाउन। क्या नाम दिया मैंने इसको, नाउन। मैंने कहा सोरो, और सोरो में मैंने क्या यूज़ कर दिया, फुल, तो इसको मैंने क्या कहा, सोरोफुल। सोरोफुल का क्या मतलब हुआ, सोरोफुल का मतलब हो गया एक एडजेक्टिव बन के हमारे सामने आया। क्या बन के आया बच्चों, एडजेक्टिव बन के हमारे सामने आया, सोरोफुल। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने देखा, जैसे मैंने लिखा स्लोली, तो स्लोली को भी हमने एक नाम दिया, ये हमारे सामने क्या बन के आ गया, एडवर्ब। क्या बन के आया बच्चों, एडवर्ब बन के हमारे सामने आया। ऐसे ही मैंने लिखा ऑफ, मैंने लिखा इन, तो इन शब्दों का नाम मैंने क्या दे दिया बच्चों, प्रेपोजिशन। क्या नाम दे दिया मैंने, प्रेपोजिशन। तो ऐसे ही बच्चों हमने अलग अलग शब्द तैयार करें, और अलग अलग शब्द को उनके गुण के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनको नाम दे दिया है, तो हमारे सामने उनको जो नाम दे दिया गया है, उसी को हमने क्या कहा बच्चों, उसी को हमने कहा एक साथ रख के पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये आपके सामने क्या आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितनी तरह की होती हैं आपको पता है बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे साथ होती हैं, हमारे पास होती हैं 8। कितनी होती है बच्चों, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि 8 तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। उन्हीं में से एक हमारा क्या आता है, नाउन आता है। उन्हीं में से एक हमारा क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन वर्ड्स को किस तरह से नाम दिया गया है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों आता है क्या, नाउन। उसके बाद क्या आता है बच्चों, नाउन के बाद आपका आएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हम लिखें अगर तो एडजेक्टिव। चलिए, और उसके बाद अगर हम लिखने का काम करें एडजेक्टिव के बाद, तो हम चलिए वर्ब लिख लेते हैं। वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद अगर लिखें हम प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद अगर हम लिखें कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमारा क्या आएगा, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन के बाद क्या है बच्चों, हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारे पास जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करके देखते हैं। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, वो भी हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं बच्चों। ये क्या लिखा है आपका, नाउन। क्या लिखा है बच्चों, नाउन। और ये क्या लिखा है, प्रोनाउन। नहीं बच्चे, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। क्या है बच्चे, ये प्रोनाउन। इसको हम साउंड करते हैं प्रोनाउन। ऐसे ही है आपका, इसको हम क्या साउंड करते हैं, एडजेक्टिव। ना बेटे ना, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, एडजेक्टिव। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो ए और जे के बीच में डी होता है कभी भी, तो इसको साउंड नहीं किया जाता, ये हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एडजेक्टिव। क्या साउंड करेंगे इसको बच्चे, एडजेक्टिव साउंड करेंगे इसको। ये क्या होता है हमारा, वर्ब। ये होता है हमारा वर्ब। क्या होता है, वर्ब। इसमें आर को
हम प्रोनाउंस में आर को हम साउंड नहीं करते, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। ये हमारा आ जाता है इसी तरह से एडवर्ब। क्या हो जाएगा बेटे, एडवर्ब। क्या हो जाएगा ये, एडवर्ब। यहाँ पर अगर हम देखें प्रीपोजिशन, देखिए अधिकतर बच्चे इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये बेटे प्रीपोजिशन नहीं है, ये है प्रेपोजिशन। क्या है बेटे, ये प्रेपोजिशन। ठीक है बच्चा। अब आगे देखें, इसको कंजक्शन कहते हैं, बहुत से बच्चे इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो ये कंजक्शन नहीं है, ये है कंजंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंजंक्शन। ये ऐसे ही क्या है हमारा, इंटरजेक्शन। इसमें भी आर साइलेंट है हमारा, तो क्या बन जाता है ये, इंटरजेक्शन। क्या बन जाता है बच्चे, इंटरजेक्शन। तो हमारे पास ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन्हीं में से हमारा क्या निकला है, नाउन निकला है। इसी नाउन को हम पढ़ेंगे। देखिए ये कुछ और नहीं होते, ये सब एक अपनी अपनी कैटेगरी के, अपनी अपनी क्वालिटी के क्या होते हैं, शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं। बस हमने इनकी पहचान के लिए इन्हें नाम दे दिया, हमने इनकी पहचान के लिए इन्हें क्या दे दिया, नाम दे दिया बच्चों। तो उन्हीं नाम में से एक नाम हमारे पास क्या है, नाउन है, जिसको हम आज सीखने का काम कर रहे हैं। समझे बच्चों। चलिए लिख लीजिए, ये आपकी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम सीखने का आज काम करेंगे। लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया बच्चे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम अगर आगे देखना चाहें तो वर्ड्स तक हम पहुंच गए। कहाँ तक पहुंचे बच्चों, वर्ड्स तक पहुंचे। लेकिन वर्ड तक पहुंचने के बाद भी हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नाउन को हम अभी शुरू करने वाले हैं, नाउन का कैसे कैसे यूज़ करेंगे हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हम वर्ड को एक साथ रखते हैं मीनिंगफुल तरीके से, वर्ड को हम एक साथ रखते हैं मीनिंगफुल तरीके से, कभी कभी बच्चों क्या होता है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बॉट अ न्यू वॉच, आई बॉट ए न्यू वॉच। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा, एक सेंटेंस लिखा मैंने ये। और मैं आपको बताऊँ, जब हम वर्ड्स को मीनिंगफुल तरीके